जय हिंद दोस्तों। आज के इस लाइव सेशन के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। अधिगम की श्रृंखला के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने अधिगम के अर्थ को जाना, तदुपरांत हमने अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम के सोपानों के बारे में विस्तृत चर्चा की। इसके बाद हमने अधिगम के विशेषताओं के बारे में चर्चाएं की। जस्ट पिछली वीडियो में हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की। और साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम के नियम। साथियों, प्रकृति में विद्यमान सभी पशु पक्षी प्राणी जीव जंतुओं मनुष्यों इत्यादि सभी के लिए प्रकृति प्रदत्त कुछ नियम होते हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता है। इसी प्रकार अधिगम के कुछ नियम हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो लगभग 60 से 70 वर्ष पूर्व से ही अमेरिका के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से विभिन्न अधिगम के नियमों की खोज चल रही है अभी भी, और इसके बारे में सतत प्रयास जारी है। इनमें यदि सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें तो अधिगम के नियमों के बारे में, तो एक मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक महोदय। इन्होंने दोस्तों अपनी पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत 1913 ईस्वी में अधिगम के नियमों की चर्चा करें तो 3 मुख्य नियम और 5 इन्होंने गौण नियम दिए हैं जिनके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं हम। तो अभी हम चर्चा करते हैं मुख्य नियमों के बारे में। तो अधिगम के मुख्य नियम जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे, मुख्य नियम ये 3 हैं। सबसे पहले नंबर पर तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, दोस्तों इसे मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत यदि किसी कार्य को करने के लिए हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या तैयार हैं तो उसे करना सीख लिया जाता है। अर्थात जब तक हम किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है तो हम अधिगम के जो मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं हम। अर्थात जिस प्रकार से हम घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, हम घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट नियम के या उदाहरण की हम चर्चा करें, तत्परता के नेक्स्ट उदाहरण की हम चर्चा करें तो जैसे किसी बालक को शिक्षा गणित के अंतर्गत इंटरेस्ट नहीं है और हम उसे जबरदस्ती गणित पढ़ाएं तो वो अरुचिकर रूप में पढ़ेगा और ठीक ढंग से गणित का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं कर पाएगा, ना ही उसकी गणित में रुचि रहेगी। तो दोस्तों किसी भी कार्य करने के लिए सबसे पहले उसे तत्पर रहना चाहिए। इसी नियम को फॉलो करता है शिक्षक। क्लास के अंतर्गत इस प्रकार का माहौल तैयार करता है बच्चों के लिए कि वो पूर्व ज्ञान से रिलेट करके और पूर्ण रूप से शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं या फिर अधिगम करने के लिए रेडी हो जाएं वो। तो सबसे पहला नियम था तत्परता का नियम। इसके अंतर्गत शिक्षण जो इसका नियम के जो प्रयोग है उनके अंतर्गत बालकों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं हम तत्परता के नियम से। इसके अलावा हम किसी भी बिंदु को हम पढ़ाने के लिए उन्हें तैयार कर सकते हैं या फिर उनके अधिगम में जो भी कठिनाइयां हो उनको दूर कर सकते हैं इसके माध्यम से हम। इसके अलावा बालक के अंतर्गत जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं। तदुपरांत हम बात करें दूसरे नियम की, इसके अंतर्गत अभ्यास का नियम आता है।
अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो दोस्तों, अभ्यास मनुष्य को दक्ष बनाता है, या फिर अभ्यास मनुष्य में कौशलात्मक वृद्धि करता है। और जब तक मनुष्य अभ्यास नहीं करेगा, निरंतर अभ्यास नहीं करेगा, तब तक उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी, या फिर किसी भी बिंदु के बारे में सीख नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत एक कहावत भी चलती है, कई हमने शायद 4th या 5th क्लास के अंतर्गत एक भरद्वाज नाम से एक पाठ था हिंदी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत भरद्वाज को अपने जो गुरु का आश्रम था उसमें रहता था, वो वहां से उसे काफी बार पढ़ाया। वो मूर्ख एक मतलब औसत से कम बुद्धि लब्धि थी उसकी, तो वो एक मूर्ख कहें हम, या फिर किसी माध्यम से वो अभ्यास नहीं कर पा रहा था, या फिर शिक्षार्जन करने में उसे बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी। कोई भी चीज गुरु पढ़ाता उसे याद नहीं होती थी। तदुपरांत गुरु ने भरद्वाज को काफी अलग से कुछ प्रैक्टिस की कि ये समझ जाए, या फिर पढ़ ले, उचित शिक्षार्जन कर ले। काफी सारे नियम फॉलो किए उन्होंने, लेकिन भरद्वाज के ऊपर एक भी नियम फॉलो नहीं हो पाया। तदुपरांत गुरु ने भरद्वाज को अपने गुरुकुल से निकालने के लिए उपदेश दे दिया था। तो भरद्वाज गुरुकुल को छोड़कर बड़े उदास मन से अपने गांव के या अपने घर की तरफ जा रहा था। तो बीच में उसे एक कुआं मिलता है, कुएं में कुछ स्त्रियां पानी भर रही होती हैं, तो उसे प्यास लगती है, तो वह कुएं की तरफ जाता है और पानी पीने के लिए। तो वहां देखता है कि कुएं की जो चारों तरफ हम जो चार दीवारी बनी होती है, या फिर पट्टियां लगी हुई होती हैं कुएं को ढकने के लिए, तो उस पर रस्सी से निशान बने हुए हैं अलग से। तो भरद्वाज को ये समझ में आया कि निशान किस चीज के हैं। उसने वहां की जो फनियारी या स्त्रियां थी उनसे पूछा कि ये निशान किस चीज के हैं। तो उन्होंने बताया कि जब रस्सी से पानी खींचते हैं हम, तो बार बार जो घर्षण होता है या फिर रगड़ होती है, उससे पत्थर में निशान बन जाते हैं। तो वहां से उसके मन में एक कौतूहल जागा कि आखिर मनुष्य किस प्रकार यदि ऐसे लगातार अभ्यास करता रहे, एक कोमल सी रस्सी एक कठोर से पत्थर को काट सकती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है कि यदि हम अभ्यास करें तो कुछ भी कठिन से कठिन काम हम कर सकते हैं। तो भरद्वाज को एक ज्ञान प्राप्त हुआ। तदुपरांत वह सीधा गुरुजी के पास चला गया और वहां जाकर फिर दोबारा से शिक्षार्जन करने लगा और वह मेधावी बालक हो गया। तो साथियों, वहां एक कहावत थी पनिहारियों के सामने, जो एक वो दृश्य चल रहा था भरद्वाज जी का, तो एक कहावत आती है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत बोध सुजान, और रस्सी आवत जावत दे सिल पर भरत निशान। अर्थात जब तक मनुष्य प्रयास करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, तब तक उसको अधिगम होती रहेगी और अधिगम के अंतर्गत फ्लुएंसी आती रहेगी। तो दोस्तों, अभ्यास का नियम देखा हमने। इसके अंतर्गत एक तो उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का नियम आता है, अर्थात यूज, और इसकी बात करें तो डिसयूज। दोस्तों, जब तक हम किसी भी बिंदु को हम पढ़ रहे हैं या फिर अभ्यास कर रहे हैं, वो अभ्यास उपयोगी तब होगा जब हम लगातार उस विषय के बारे में दोहरान करते रहें, लगातार हम अभ्यास करते रहें, तो वो अधिगम अब उपयोगी होगी। अन्यथा यदि हम उस अभ्यास को ना दोहराएं तो वो धीरे धीरे विस्मरण हो जाता है। अर्थात किसी विषय को हम पढ़ते हैं, जैसे मैथ को पढ़ते हैं, उसके जब तक हम क्वेश्चन सोल्व करते जाते हैं, तब तक उसमें मैथ में मतलब फ्लुएंसी आती जाती है, धारा प्रवाहित आती जाती है, और हम एक प्रकार से कुछ हद तक शिक्षा या फिर मैथ को हम समझ पाते हैं। यदि क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे, अभ्यास बार बार नहीं करेंगे किसी बिंदु के बारे में या फिर किसी पॉइंट के बारे में, हम यदि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक, और या फिर ना दोहराएंगे, तो उस चीज का विस्मरण हो जाएगा। तदुपरांत इसका नियम का शिक्षा के अंतर्गत उपयोग है कि इसके अंतर्गत जो आदत निर्माण होती है उनमें सुधार किया जा सकता है, बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं,
लेखन सुधार सकते हैं। लेखन शैली होती है अपनी, उसको बार बार अभ्यास करने के माध्यम से हम लेखन शैली को मतलब सुडोल अक्षरों में लिख सकते हैं या फिर फ्लुएंसी ला सकते हैं। और कलाओं के विकास में अर्थात किसी भी खेल के माध्यम से हम प्रदर्शन करें तो उसमें बार बार अभ्यास करें तो फ्लुएंसी आ जाती है, या अभ्यास का नियम उसके ऊपर सटीक रूप से प्रभावी हो जाता है। अंतिम मुख्य नियम की बात करें हम, तीसरा नियम है प्रभाव, और इसके तदुपरांत हम बात करें संतोष, परिणाम, सुख व प्रसन्नता व दुख का नियम। संतोष, प्रसन्नता व दुख का नियम। प्रसन्नता एवं दुख का नियम। अर्थात लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके अंतर्गत साथियों, जब तक अधिगम नहीं हो पाएगा तब तक हम किसी भी बिंदु को के बारे में ज्ञानार्जन करें या किसी बिंदु के बारे में जाने और हमें ऐसा नहीं लगे कि हमारे लिए हितकर है। अर्थात जो चीज हमारे लिए हितकर होगी उसे हम बहुत जल्दी सीख पाएंगे। अर्थात क्रिया या कार्य करने के बाद यदि संतुष्टि हमें प्रदान होती है, संतुष्टि हमें प्राप्त होती है किसी चीज को जानने के लिए, तो उसे करना सीख लिया जाता है या फिर अधिगम हो जाती है। यदि हमें प्रसन्नता नहीं हुई या फिर उसके बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण हमें नहीं मिल पाया तो हमें अधिगम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करें गौण नियमों की। इसके साथियों कुछ नियम के जो प्रभाव हैं, उपयोग हैं, उनके बारे में यदि चर्चा करें तो इसके अंतर्गत हम अभिवृत्ति व मनोभावों का विकास करने में उपयोगी होता है। तदुपरांत क्रोध व ईर्ष्या के संवेगों को दूर करते हैं इससे, और समस्या और कदाचारी व्यवहार का सुधार भी हम प्रभाव, संतोष, प्रसन्नता व दुख के नियम के अनुसार कर पाते हैं। तदुपरांत हम बात करें गौण नियमों की। थॉर्नडाइक महोदय हैं, इन्होंने 5 गौण नियम दिए हैं। गौण नियम, पहले नियम की हम बात करें, इसके अंतर्गत बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम या फिर मल्टीपल रेस्पॉन्स। अर्थात दोस्तों, किसी भी कार्य करने के लिए या किसी मतलब बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनको करना अनिवार्य होता है, या बहु प्रतिक्रियाओं को करते हुए सीख जाते हैं। इसके अंतर्गत बिल्ली के द्वारा बार बार पिंजरे के ऊपर कूदना और अंत में पिंजरे के अंतर्गत लगे हुए लीवर को दबा देना। अर्थात बार बार बिल्ली उछल कूद कर रही है, बार बार प्रतिक्रियाएं कर रही है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं कर रही है। अंत में बिल्ली का पैर लीवर पर दबता है और फिर इसी सर्कल के अनुसार कभी भी उसे भोजन रखते हैं तो तुरंत के तुरंत बिल्ली लीवर को दबाती है और भोजन प्राप्त कर लेते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। तो बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को करते हुए अंत में लर्निंग हो जाती है, फिर बिल्ली को भी अधिगम हो जाता है किस प्रकार मुझे भोजन प्राप्त करना है। तदुपरांत दूसरे नियम की बात करें, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम या फिर हम लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जब तक विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में हम विभाजित नहीं करेंगे तब तक अधिगम प्रभावी रूप से हम अपने ऊपर लागू नहीं कर पाएंगे। अर्थात किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए उसको एक मनोवैज्ञानिक नियम होता है कि जैसे कितनी बड़ी मोटी बुक है, उसको यदि हमें पढ़ना है, लर्निंग करनी है, तो उसे
3-4 भागों में डिवाइड कर लें या फिर पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लें, जैसे कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल है, आधुनिक काल है, रीतिवादी काल है, इन सभी और आदि काल है, इन सभी को एक अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लें, व्याकरण को एक अलग पार्ट में डिवाइड कर लें, और जो यूनिट होती है उनको अलग रूप में डिवाइड कर लें, और शिक्षण विधियां हैं उनको अलग रूप में डिवाइड कर लें। तो साथियों, इससे लर्निंग बहुत जल्दी होगी, अर्थात छोटे छोटे जो हमें टास्क होते हैं हमारे लिए, वो लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें तीसरे नियम की, मनोवृत्ति का नियम। दोस्तों, लॉ ऑफ एटीट्यूड, इसके अंतर्गत यदि मनुष्य की मनोवृत्ति सकारात्मक हो गई तो मनुष्य जल्दी अधिगम करेगा। उसका दृष्टिकोण इस पर निर्भर करता है कि मनुष्य कितना सकारात्मक है सीखने के प्रति। तो जब तक सकारात्मक नहीं रहेगा तब तक मनोवृत्ति का नियम उसके ऊपर फॉलो नहीं होगा, अर्थात सीखना सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे विषय वस्तु, या छोटे छोटे कार्य मनोवृत्ति के नियम के अंतर्गत सकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट नियम की हम बात करें, इसके अंतर्गत आत्मीकरण का नियम आता है। आत्मीकरण का नियम, दोस्तों, आत्मीकरण का नियम अर्थात लॉ ऑफ एसिमिलेशन, इसके अंतर्गत पूर्व ज्ञान से संबंध करके या फिर पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखा जाता है, या फिर किसी भी चीज को अपने आप के में आत्मीकरण कर लें तो लर्निंग बहुत जल्दी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, साहचर्य परिवर्तन का नियम या फिर लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। साहचर्य का नियम, इसके अंतर्गत दोस्तों किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को किसी या फिर उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना साहचर्य परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत दोस्तों, एक माँ का बेटा होता है, वो बेटा यदि बाहर विदेश यदि कमाने जाता है या फिर शिक्षार्जन करने जाता है बाहर, तो माँ पुराने दिनों को याद करते हुए बच्चे की तस्वीर को लेकर अपने सीने से लगा लेती है। ठीक है, अगले उदाहरण की बात करें तो एक प्रेमिका प्रेमी को बिछड़ने के बाद में उसकी फोटो देखकर याद करती है या फिर उस फोटो से बातचीत करती है। इस प्रकार के उदाहरण इनके अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की अधिगम के नियमों के बारे में, जिसके बारे में ये नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे 1913 के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के अंतर्गत। इसमें सबसे पहले हमने नियम की चर्चा की, वो था तत्परता का नियम। मनुष्य तत्पर रहेगा या फिर कोई प्राणी जब तक तत्पर नहीं रहेगा तब तक अधिगम नहीं कर पाएगा। तदुपरांत हमने बात की उपयोग का नियम। उपयोग के नियम के अंतर्गत अभ्यास मनुष्य को दक्ष बनाता है। जब तक बार बार हम अभ्यास करते रहें तो लर्निंग जल्दी होती है। अभ्यास के नियम, यदि उसी चीज को बार बार दोहरा रहा अभ्यास को, तो उपयोग के अंतर्गत आ जाती है। यदि मतलब अधिगम उपयोगी हो जाता है बार बार दोहराने पर, और बार बार न दोहराने पर कोई भी अधिगम है वो विस्मरण हो जाता है, अर्थात हम किसी भी चीज को हम भूल जाते हैं। इसके बाद हमने चर्चा की प्रभाव का नियम के अंतर्गत। प्रभाव के नियम में जब तक मनुष्य अपने अंतर्गत संतुष्टि प्राप्त नहीं करता है या फिर क्रिया कार्य करने के बाद यदि संतुष्टि प्राप्त नहीं होती उसे, तो उसे करना सीख लिया जाता है, अन्यथा नहीं सीखा जाता है। तदुपरांत हमने बात की गौण नियमों की, जिसके अंतर्गत बहुप्रतिक्रिया का नियम पढ़ा हमने। बिल्ली का बार बार प्रयोग करना या फिर बिल्ली की बार बार प्रतिक्रियाएं करना, छोटी छोटी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से अधिगम करना सीख जाता है मनुष्य या फिर कोई भी जीव जंतु। तदुपरांत हमने चर्चा की आंशिक क्रिया का नियम की। इसमें किसी भी कार्य को करने के लिए छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं और
डिवाइड करते ही उससे अधिगम बहुत जल्दी होता है। तदुपरांत हमने बात की मनोवृत्ति का नियम के बारे में। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण होगा किसी कार्य को करने के लिए तो उसके अंतर्गत अधिगम बहुत जल्दी होगा। तदुपरांत हमने बात की आत्मीकरण का नियम। इसके अंतर्गत किसी भी चीज को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक लर्निंग नहीं हो पाएगी। अंतिम रूप से चर्चा की हमने साहचर्य नियम के बारे में। इसके अंतर्गत किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में जब दोहराते हैं तो उससे लर्निंग हो जाती है। तो दोस्तों, मुख्य नियम और गौण नियमों के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलते हैं नए लाइव सेशन के अंतर्गत। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।